हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। नेक्स्ट लेक्चर है फिजिकल वर्ल्ड, मतलब हम फिजिक्स के बारे में पता करेंगे कि फिजिक्स होते क्या है, क्या इसमें फिनोमिनाज हैं, क्या लॉ है। बस थोड़ा सा इसके साथ फैमिलियर होने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें पता करना है कि फिजिक्स क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हमें सीखना होगा कि साइंस क्या है। साइंस साइंस क्या है? साइंस का मीनिंग है नॉलेज। किसी चीज के बारे में नॉलेज प्राप्त करना ही साइंस होता है। ठीक है, नॉलेज किस क्या करती है? नॉलेज आपके काम को इजी बनाती है। तो उसी हिसाब से हम देखे जाए तो साइंस का मतलब ही क्या हुआ? टू नो और टू नॉलेज। जैसे कि हम लेटिन का वर्ड है, उसके अकॉर्डिंग साइंस लेटिन का वर्ड है जिसका मतलब है नॉलेज। तो साइंस क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हम अपने वर्क को आसान बना सकते हैं। वो कैसे भी बना सकते हैं कि हम उसको केमिकली, फिजिकली या फिर बायोलॉजिकली हमारा इजी हो जाए काम। उसको क्या कहते हैं? साइंस। हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है वो साइंस से ही बना है। उसमें हम कई जगह बहुत से लॉ यूज करते हैं। आपने सुना होगा बिजलियां कड़कती हैं, जो भी है हमारे चारों तरफ लाइटें जलती हैं, चार्ज होता है उनमें, इलेक्ट्रिसिटी है, हमारे लैपटॉप हैं, गैजेट हैं, सभी कोई कहीं ना कहीं साइंस से जुड़े हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो पिल्स देते हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं साइंस से जुड़े हुए हैं। तो साइंस हमारे लिए साइंस बहुत जरूरी फैक्टर है। जैसे कि हम हर जगह पे कहीं ना कहीं हम इसको पकड़े हुए हैं। इसमें भी साइंस लगी हुई है। इसके सरफेस के बारे में बात करेंगे तब भी साइंस की बात करेंगे। तो साइंस एक वास्ट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। साइंस हमारे बिना साइंस के हम रह नहीं सकते, क्योंकि इजी पाथ हमें चाहिए। हर कोई इजी पाथ चाहता है, तो उसके लिए हमें साइंस को ही समझना होगा। साइंस को बेसिकली हमारा काम अभी साइंस की बजाय हमारा फोकस है ओनली फिजिक्स पे। फिजिक्स क्या है? जो फिजिक्स है इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द नेचुरल एंड नेचुरल फिनोमिना। जैसे कि फिजिक्स के वर्ड एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। फिजिक्स लैटिन वर्ड है ये। इसका मतलब होता है कि नेचर के बारे में पता करना, उसको क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर फिनोमिना कैसे हैं? जैसे लाइटनिंग हो रही है, लाइटनिंग जैसे सनलाइट हमारे पास पहुंच जाती है, उसको आने में लाइट की वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं, हमें कलर दिखाई देते हैं, या फिर हमें रेनबो दिखाई देती है। वो सब किस, हमारी बाइक चलती है, कार चलती है, ये सब किस क्या क्या फिनोमिना है कि नेचुरल फिनोमिना है कि हम किसी चीज को पत्थर फेंकेंगे उस साइड तो आगे चला जाएगा, थोड़ी देर जाके रुक जाएगा, या फिर हम किसी फेस पे चलेंगे, किसी पे फिसलन होगी, किसी वो नेचुरल फिनोमिना है। जैसे कि हम देख सकते हैं बारिश होती है, वो भी एक साइंस का, फिजिक्स का हिस्सा है। तो सबके सब जो फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, वो फिजिक्स के अंदर आते हैं। फिजिक्स को समझने के लिए जैसे कि हम एक देखते हैं, नॉर्मली हम देखते हैं जैसे कि ग्रेविटेशनल है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम जैसे एप्पल गिरा था, जैसे न्यूटन ने बताया था कि एप्पल गिरा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों गिरा, तो वो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो डाउनवर्ड मूव करता है। हम देखते हैं कई बार कि जैसे कि कुछ फिनोमिना होते हैं, हम बार बार थ्योरी, उसके बाद उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद उसके चीजों के बारे में हम बार बार समझते हैं कि कैसे कौन सा फिनोमिना होता है। तो वो सब बातें हैं जो वो क्या समझाता है, हमारा फिजिक्स ही समझाती है। तो फिजिक्स क्या है? जो नेचर और नेचुरल फिनोमिना जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, नेचर में होते हैं, उन सबको समझने के लिए जो यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स के लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि फिजिक्स को जैसे हम देखते हैं हर जगह पे फिजिक्स यूज होती है। जैसे को नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए भी क्या होती है? फिजिक्स यूज होती है। हर जगह पे, हर पॉइंट पे फिजिक्स है। जैसे हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, उनमें फिजिक्स है। तो सबसे पहले समझना होगा कि फिजिक्स किस तरह से हो सकती है। हमारे पास दो तरह से हो सकती है। एक तो मैक्रोस्कोपिकली,
मैक्रोस्कोपिकली, मैक्रोस्कोपिकली एक माइक्रो, आपने सुना भी होगा माइक्रोस्कोप, मैक्रोस्कोप। मैक्रोस्कोपिकली क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, जैसे कि हम पत्थर फेंकते हैं, जो हमारी फिजिकल जो जनरल लाइफ में होती हैं, वो सारी चीजें मैक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोपिकली जो हमें दिखाई नहीं देती, बहुत छोटे साइज की होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि लाइट के अंदर क्या होता है, या फिर हम एटम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, वो सब मैक्रोस्कोपिकली होती हैं। जो हम जनरल लाइफ में फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो मैक्रोस्कोपिकली, और जो नहीं देख पाते वो माइक्रोस्कोपिकली। जैसे कि यहाँ पे हम मैकेनिक्स है, जैसे बाइक चलाते हैं, मैकेनिक्स हो गई, और थर्मोडायनेमिक्स हो गई, ठीक है, ऑप्टिक्स हो गई, ये सब फिनोमिना हैं जो किस में आते हैं? मैक्रोस्कोपिक में। और माइक्रोस्कोपिक में जैसे कि एटॉमिक हो गई, एटॉमिक न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के बारे में पता करते हैं, प्रोटॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, वो उन चीजों को हम नॉर्मली देख नहीं सकते, वो फिनोमेना क्या है? माइक्रोस्कोपिकली हैं, और जो जिनको हम देख सकते हैं वो मैक्रोस्कोपिकली है। बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे कि कुछ रूल होते हैं जो मैक्रोस्कोपिकली, हमने हमने फिजिक्स को कैसे डेवलप किया? फिजिक्स को हमने शुरू में जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग हम देखते गए। जैसे कि कुछ साइंटिस्ट ने पता किया कि न्यूटन्स ने अपने लॉ दिए किस पे? फोर्स पे। फोर्स क्या होता है? पुश और पुल करना। तो उस पे फोर्स दिया कि ई फोर्स का लॉ ये होता है, सब कुछ दिया। उसके बाद हमें नीड प्राप्त हुई कि जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल के लिए देखते हैं, ये लॉ फेल हो जाते हैं। तो वहां पे जब हम क्लासिकल टू क्वांटम जाते हैं, क्वांटम बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल पे, तो वहां पे ये लॉ फेल हो जाते हैं। तो वहां पे जो दूसरे लॉ, नए थ्योरी डेवलप हुई, तो एक प्रोसेस होता है कि हम थ्योरी डेवलप करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। अगर वो किसी चीज पे अप्लाई नहीं होती, उसके बाद दोबारा से थ्योरी डेवलप की जाती है उनके साथ लेके। जैसे कि हम ऊपर से एक पत्थर फेंकते हैं, एक पंख फेंकते हैं, जो किसी भी आप बर्ड का पंख ले लो, तो दोनों को जब गिराते हैं तो पत्थर सब बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन पंख नीचे आ जाता है। लेकिन क्या इसका क्या कारण है? शुरू में हमने सोचा कि ये मास की वजह से हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि जब हम इसको वैक्यूम से गिराते हैं तो तब ये दोनों सेम टाइम पे नीचे फॉल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड मास पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे। जब हमने वैक्यूम लिया, वहां पे कोई इन्वायरमेंट नहीं था, जिसकी वजह से ये दोनों सेम टाइम पे आए। और अगर इन्वायरमेंट होता तो फीदर्स जो फंक होता है वो लेट आएगा, और लेकिन जो पत्थर था वो जल्दी आ जाएगा। तो इन्वायरमेंट के एयर के साथ फ्रिक्शन की वजह से इसको टाइम लग रहा है, इसको टाइम नहीं लगा। तो इसका मतलब हमें अपनी थ्योरी को और डेवलप करने की जरूरत थी, माइक्रोस्कोपिक देखने की जरूरत थी, कि इन्वायरमेंट इफेक्ट देखने की जरूरत थी। तो ऐसे क्या है कि फिजिक्स डेवलप होती है डे बाय डे। हमें जैसी रिक्वायरमेंट होती है, जब हम लॉ लगाते हैं वो सब पे अप्लाई नहीं होते, तो उसको और डेप्थ से खोजा जाता है, और क्वांटम मैकेनिकली जाया जाता है। क्वांटम मैकेनिकली मतलब माइक्रोस्कोपिकली, मतलब और गहराई से उसको देखा जाता है, डेप्थ से साइंस को समझा जाता है। उसको फिजिक्स का एक रोल इंपॉर्टेंट होता है। अब किसी भी चीज लॉज को समझने के लिए हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे फोर्स क्या क्या है। तो सबसे पहले, वैसे तो हम फोर्स बहुत से हैं हमारे यहाँ की, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, वो हो गया, लेकिन जो फंडामेंटल फोर्स हैं जिनका यूज करके हम सभी फोर्स का पता कर सकते हैं कि क्या फोर्स है, वो हमारे पास फोर्स 4 टाइप के हैं। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज द इफेक्ट ऑफ पुश और पुल। किसी बॉडी को पुश और पुल करना ही क्या कहलाता है? फोर्स। मतलब उसकी पोजीशन में चेंज करना, कि ऐसा एफर्ट जिसकी पुश और पुल, जिसकी वजह से बॉडी की स्टेट चेंज हो जाए, या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाए, या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में चली जाए, उसको हम फोर्स कहते हैं। ठीक है, फोर्स क्या है? एफर्ट
effort to change the position or direction of any body. बॉडी मीन्स हम कुछ भी, ये पत्थर कह सकते हैं या फिर इन्वायरमेंट में जो भी चीजें हैं, अगर हम उनके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से उसकी बॉडी की स्टेट को चेंज होना, वो सब चीजें चेंज हो सकती हैं। वो एफर्ट है, एक एफर्ट है चेंज करने के लिए, ठीक है। एनी बॉडी के पोजीशन को चेंज करने के लिए और उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए लगाया गया एफर्ट क्या होता है? फोर्स होता है। अब इस फोर्स को हम नेचर में जब देखते हैं तो 4 फंडामेंटल फोर्स हैं। 4 फंडामेंटल फोर्स 4 मेनली फंडामेंटल फोर्स हैं जो हम नेचर के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सब सेकंड वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे कि ये फोर्स होते क्या हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मासेस के बीच में, है 2 मासेस के बीच में। जैसे कि 2 मास हैं, ये m1 है, ये m2, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ये क्या होगा? Gm1 m2 बाय में इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मान लो r मान लिया हमने, तो Gmm बाय r स्क्वायर। ये क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो किसी भी 2 बॉडी के ऊपर, इसकी रेंज सबसे ज्यादा होती है क्योंकि ये वीक फोर्स है। वैसे तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, लेकिन इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं गैलेक्सीज के बीच में भी फोर्स लगता है, ये सन और अर्थ के बीच में भी फोर्स लगता है। ये सब फोर्स क्या हैं? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो 2 हैवी मासेस बॉडी के बीच में लगते हैं। तो इसकी रेंज ज्यादा होती है, लेकिन ये इसका जो इसकी ये वैसे स्ट्रेंथ इसकी कम होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? बेसिकली चार्ज के बीच में लगेगा, 2 चार्जेस के बीच में। एक चार्ज 2 टाइप से हो सकता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। पर इसकी रेंज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स कम होती है, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स की ज्यादा, जितना ज्यादा दूर होंगे, बड़े मासेज होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना इफेक्ट करेगा। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की रेंज कम होती है, पर इसका जो इसकी स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर वर्ड आ गया तो इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर। जब न्यूक्लियस के अंदर हम बात करेंगे तो वहां पे 2 तरह से फोर्स लग सकता है। या तो क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन यहाँ पे ये जो फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पर इसकी रेंज बहुत कम होती है। ये 10⁻⁻⁵15 मीटर, मतलब 1 फर्मी तक ही लाई करता है। उससे ज्यादा डिस्टेंस होने पे ये फोर्स 0 हो जाता है। तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है इस फोर्स की। तो ये फोर्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी उतना ही होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी उतना ही होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में होता है। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है, चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है। इस फोर्स की बात करें तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। पर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये इससे भी अगर हम इससे भी 100 गुना होता है, किसे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से। अगर हम इसको 1 माने तो ये 10⁻36 टाइम हो गया इसका, और ये 1 का
10⁻38 टाइम्स हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो न्यूक्लियस को बांध के रखता है। और इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच चार्ज है, या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच चार्ज है, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच जो इंटरेक्शन है, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से क्या है कि हमारा न्यूक्लियस बाइंड हुआ रहता है। अब आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। एक्चुअली इसका नाम वीक है, बट ये इतना भी वीक नहीं है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। बट ये फोर्स कब होता है, जब बीटा डीके के दौरान, जब हमारा बीटा डीके होता है, उनके बीच में जब जब इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो निकलते हैं, तो उनके बीच का जो फोर्स होता है वो क्या कहलाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम यहाँ पे 4 फंडामेंटल फोर्स, हर चीज इन फोर्स से बन के मिली है, इनके अलावा कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो इनके यूज के बिना हमारे पास हो जाए। फंडामेंटल फोर्स मतलब मिनिमम ऐसा फोर्स जिसके बिना संभव ही नहीं है। ये 4 फोर्सेज हैं जिसको हम समझ सकते हैं कि इन फोर्स का यूज करके, जैसे कि हम यहाँ पे फोर्स, अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकालना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं कूलम्ब लॉ। वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम कूलम्ब लॉ क्या होता है। तो यहाँ पे अगर हम ई निकालें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, Q1 Q2 बाई K Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। यहाँ पे Q कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड होती है, और एप्सिलॉन नोड की वैल्यू होती है जो कि आप कांस्टेंट में देखोगे भी शायद 8.8 और समथिंग होती है। तो आप उसके बारे में देख लोगे कि ये कांस्टेंट है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि ये फोर्स कैसे इनके बीच में होते हैं। तो हमने 4 तरह के फोर्स पढ़े हैं। 4 फोर्सों में क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और वीक फोर्स। ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, पर सबसे कम रेंज स्ट्रॉन्ग फोर्स की होती है। वीक फोर्स की उससे भी कम 10⁻16 होती है उसकी रेंज। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ये है 10⁻15, इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की, और इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दूर लेंथ तक करता है लेकिन वेरी वीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फोर्स बहुत कम लेंथ तक अप्लाई होता है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग है नेचर का। एज यूजुअल नाम से भी पता चल रहा है हमें कि स्ट्रॉन्ग फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ द नेचर। ठीक है, अब इन चीजों को समझने के बाद हम जाते हैं कि ये तो चीजें तो समझ ली हमने, हर चीज को हम फिजिकली हम देखते हैं, फंडामेंटल फोर्स अप्लाई करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। और क्या होता है फिजिकल वर्ल्ड में, यही होता है कि लाइटनिंग हो गई, ये सब चीजें हो गई। उन चीजों को भी समझना बहुत जरूरी होता है कि एक्चुअल में होता क्या है। हमने फंडामेंटल फोर्स के बाद बहुत से साइंटिस्ट आए, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने अलग अलग ला दिए, उसके बाद उनके मॉडिफाई होते रहे। जैसे कि हम बात ही करें न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस सबसे पहले इन्होंने एक वाटरमेलन की तरह कहा था, फिर उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन इसके राउंड राउंड घूमते हैं ऐसे, फिर प्रोटॉन, फिर इस टाइप से हम उन चीजों को समझते गए। डे बाय डे हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी नॉलेज बढ़ती गई। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में हमें साइंस की बहुत ज्यादा नीड्स हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमने सारी चीजें चेंज कर दी हैं। आज तो हम ऐसे हो गए हैं कि हमने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ढूंढ लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी किससे बना होता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कई बार। क्वार्क्स से बना होता है, जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं कि एक हम इतने बारीक तक पहुंच गए हैं। तो एज यूजुअल एज वी गोइंग टू स्टडी डीप एंड डीप, तो नॉलेज हमें मिलती रहती है कि ये चीज कैसे होगी, ये चीज कैसे होगी। डिफरेंट लॉ है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल दिए, केपलर ने अपने लॉ दिए, मोशन के लिए अपने लॉ दिए। इन सब चीजों को, अगर कोई चीज किसी के राउंड घूमती है तो उसका क्या होगा, अगर कोई चीज ऊपर से गिरती है तो उसका क्या होगा,
जहाज क्यों फ्लाई करते हैं, हम एरोप्लेन के बारे में बात करते हैं, उसमें क्या फिनोमिना होता है, और लाइट हमें कलर क्यों दिखा देता है, ब्लू स्काई क्यों दिखा देता है, ये सब क्वेश्चन फिजिक्स सोल्व करती है। और इसको ही समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको फिजिक्स को डीपली पढ़ना। जैसे कि हमने मैथमेटिकल टूल में मैथमेटिकल टूल बनाया, अब हम ये समझ रहे हैं कि फिजिक्स क्यों अच्छी है, क्योंकि ये हमारे आंसर देगी कि हम अभी लाइट यहाँ पे लगी हुई है तो हमें रोशनी दिखाई दे रही है, क्यों, रिफ्लेक्शन में ये व्हाइट ही क्यों दिखाई दे रहा है, ब्लैक क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये सब फिनोमिना है जो वो सब हमें फिजिक्स ही इनका आंसर देगी। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये भी पता करेंगे कि कोई भी क्वांटिटी, जैसे कोई क्वांटिटी है उसको लिखने के लिए, मान लो हम कोई भी क्वांटिटी है, अब 5, हमने कहा कि आप हमारे लिए चावल लेके आओ, लेकिन चावल की अमाउंट हमें केजी में चाहिए, लीटर में चाहिए, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम उसकी यूनिट के बारे में भी पता करेंगे कि उसकी क्या डायमेंशन होगी, कैसे वो अप्लाई होगी, क्या चीजें किससे रिलेटेड हैं, हम कैसे डायमेंशन निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं, वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल से।